राहुल गांधी सांसद थे, अब नहीं है। उनके पास एक सरकारी घर भी था, लेकिन आने वाले दिनों में वो बेघर हो जाएंगे। हो सकता है कि घर छिन जाए तो मां सोनिया के सरकारी बंगले में रहें, हो सकता है कि बहन प्रियंका के घर में रहें, हो सकता है कि किसी और कांग्रेसी सांसद के घर में रहें। लेकिन जिस नेहरू गांधी परिवार के पास कभी कोठी नहीं बल्कि कोठियां हुआ करती थीं, उसी परिवार के वारिस राहुल गांधी के पास अपना घर क्यों नहीं है? आखिर उन घरों का या उन कोठियों का क्या हुआ जिसे कभी उनके पुरखों ने बनाया था लेकिन अब वो उनके पास नहीं है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले दिनों राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। तब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसी अधिवेशन में राहुल गांधी ने एलानिया तौर पर कहा था कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। अब उनके पास घर क्यों नहीं है? तो इसकी कहानी पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितना पुराना नेहरू गांधी परिवार का इतिहास है। तो चलिए इतिहास को थोड़ा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल गांधी जैसे नेता के पास अपना कोई मकान क्यों नहीं है। और इसके लिए फिलहाल इस बहस में नहीं पड़ते हैं कि अभी का जो गांधी परिवार था या है उसका कश्मीर के कौल ब्राह्मण परिवार से क्या ताल्लुक था और कैसे फर्रुखसियर के आदेश पर पंडित राजनारायण कौल को कश्मीर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, जहां चांदनी चौक में उन्हें बादशाह की ओर से जागीर मिली थी, जिसमें कुछ गांव और एक हवेली भी थी। शुरू तब से करते हैं जब पंडित राजनारायण कौल के परिवार का सरनेम नेहरू हो गया और इस परिवार के लक्ष्मी नारायण नेहरू अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने। 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो इन्हीं लक्ष्मी नारायण नेहरू के बेटे गंगाधर नेहरू अंग्रेजों की पुलिस के अधिकारी थे। आजादी की इसी लड़ाई के दौरान दिल्ली के हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। गंगाधर नेहरू का परिवार भी उन्हीं में से एक था। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं, गंगाधर नेहरू, उनकी पत्नी जियो रानी, उनके 2 बेटे बंशीधर और नंदलाल और उनकी 2 बेटियों को तब दिल्ली छोड़ना पड़ा। उस वक्त अंग्रेजों ने उन्हें भी मार ही दिया होता, लेकिन तब गंगाधर नेहरू की एक बेटी अंग्रेजों की तरह दिखती थी और बंशीधर की अंग्रेजी अंग्रेजों की तरह थी, तो वो लोग बच गए और आगरा पहुंच गए। बंशीधर आगरा जुडिशियल कोर्ट में काम करने लगे और नंदलाल स्कूल मास्टर बन गए। 1861 में गंगाधर नेहरू की आगरा में ही मौत हो गई। उस वक्त जियो रानी गर्भवती थी। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मोतीलाल नेहरू। तब नंदलाल ने ही अपनी मां जियो रानी और अपने सबसे छोटे भाई मोतीलाल की देखभाल की। 1870 आते आते नंदलाल वकील बन गए। उस वक्त मोतीलाल की उम्र महज 9 साल की थी। मैट्रिक पास करने के बाद मोतीलाल चले गए इलाहाबाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 1883 में मोतीलाल ने कैम्ब्रिज से वकालत की डिग्री हासिल की और साथ ही उन्हें तब का वकालत का सबसे प्रतिष्ठित लम्सटन मेडल भी मिल गया। फिर तो मोतीलाल अपने बड़े भाई नंदलाल के पार्टनर बन गए। दोनों ने वकालत के पेशे को पूरे जज्बे के साथ करना शुरू किया। 25 साल की उम्र में मोतीलाल नेहरू की शादी हुई स्वरूप रानी से। यह मोतीलाल नेहरू की दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की बच्चे के जन्म के समय ही मौत हो गई और जब वो बच्चा रतनलाल 3 साल का हुआ तो बच्चे की भी मौत हो गई। तो मोतीलाल ने 25 साल की उम्र में 14 साल की स्वरूप रानी नेहरू से शादी कर ली। 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल और स्वरूप रानी के बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जवाहरलाल। सरनेम नेहरू था ही तो पूरा नाम हुआ जवाहरलाल नेहरू। तब मोतीलाल नेहरू की वकालत अपने उरूज पर थी। 30 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही मोतीलाल नेहरू अपनी वकालत से महीने के करीब 2000 रुपए कमाते थे। अब उस जमाने में 2000 रुपए कितने होते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तब स्कूल के एक टीचर को 10 रुपए महीने की पगार मिलती थी। पैसे थे तो मोतीलाल नेहरू को ठाट बाट भी पसंद आने लगा। वो इलाहाबाद के सबसे महंगे इलाके 9 एल्गिन रोड में रहने के लिए चले गए। तब तक उनके पास अपना कोई मकान नहीं था। साल 1900 में जब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 11 साल की थी तो उसी साल करीब 19,000 रुपए में मोतीलाल नेहरू ने एक चर्च रोड पर बहुत बड़ा आलीशान मकान खरीदा। अब ये कितना आलीशान था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस घर में लॉन था, फलों के बागीचे थे और स्विमिंग पूल तक था। घर के रिनोवेशन के लिए मोतीलाल नेहरू ने यूरोप और चीन के दौरे किए। वहां से फर्नीचर और घर के दूसरे साजो सामान ला लाकर घर में लगवाया। उस वक्त उस घर के टॉयलेट में फ्लश लगे थे, जो इलाहाबाद में ऐसा करने वाला पहला घर था। उस घर का नाम रखा गया आनंद भवन। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब
24 अकबर रोड में लिखते हैं, इस घर को खरीदने के करीब 30 साल बाद 1930 में मोतीलाल नेहरू ने एक और घर बनवाया। ये घर पुराने वाले घर के ही पास था। पुराना वाला घर, जिसे आनंद भवन नाम दिया गया था, उसका नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू ने अपने पुराने घर को देश को समर्पित कर दिया और जो नया घर बनवाया उसमें उनका परिवार रहने लगा। उस घर का नाम कर दिया गया आनंद भवन। इस घर को बनवाने के अगले ही साल 1931 में मोतीलाल नेहरू की मौत हो गई। लेकिन आनंद भवन भी नेहरू परिवार के घर से ज्यादा कांग्रेस का मुख्यालय हो गया। आजादी के आंदोलन के दौरान यही आनंद भवन कांग्रेस का मुख्यालय रहा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तमाम बैठकें इसी घर में होती रही। फिर भी नेहरू परिवार को कहीं तो रहना ही था, तो जवाहरलाल नेहरू पत्नी कमला के साथ इसी आनंद भवन के टॉप फ्लोर पर रहते थे। उनकी बेटी इंदिरा के लिए घर में अलग कमरा था और बाकी का पूरा घर कांग्रेस पार्टी के लिए था। भारत की आजादी यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये आनंद भवन नेहरू परिवार का घर और कांग्रेस का दफ्तर दोनों ही बना रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया और कांग्रेस का नया मुख्यालय हुआ 7 जंतर मंतर रोड। वहीं नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनका सरकारी आवास 3 मूर्ति भवन हो गया। उनके निधन के बाद इसे भी स्मारक में तब्दील कर दिया गया। वहीं नेहरू ने अपने पैतृक घर यानी कि इलाहाबाद वाले आनंद भवन को आधिकारिक तौर पर तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो 1969 में उन्होंने इलाहाबाद वाले आनंद भवन को देश को समर्पित कर दिया। अब ये आनंद भवन राष्ट्रीय स्मारक है, जहां नेहरू परिवार के साथ ही कांग्रेस की समृद्ध विरासत को सहेज कर रखा गया है। ये दोनों ही घर यानी कि स्वराज भवन और आनंद भवन मोतीलाल नेहरू के खरीदे हुए थे, उनके बनवाए हुए थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने या अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। नेहरू के बाद इंदिरा भी प्रधानमंत्री रही, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। इसी वजह से जब इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गईं, तो उन्हें एक सफदरजंग रोड छोड़कर 12 विलिंगटन क्रिसेंट में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। हालांकि तब इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने दिल्ली के महरौली में एक छोटा सा प्लॉट खरीद रखा था, लेकिन उस पर अधूरा ही मकान बना था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री, तो उस अधूरे मकान की तलाशी के लिए उसे भी गिरा दिया गया और मेटल डिटेक्टर लगाकर उसकी जांच की गई। हालांकि 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई, तो वो फिर से एक सफदरजंग रोड रहने चली गई। 1984 में जब इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई, तो उस घर को भी स्मारक में तब्दील कर दिया गया। फिर तो प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, या फिर कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी भी अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीद पाए। नतीजा ये है कि सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो रहेंगे कहाँ। सोनिया गांधी का जैसा स्वास्थ्य है और जिस तरह से इशारों में पिछले दिनों उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का जिक्र किया है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी भी सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगी और तब शायद उनके पास भी कोई सरकारी बंगला नहीं होगा। और अगर उनके पास कोई सरकारी बंगला नहीं होगा, तो आज की तारीख में गांधी परिवार के पास अपना कोई निजी बंगला या मकान नहीं है जिसमें वो रह सके। तो ये थी कहानी नेहरू गांधी परिवार के खानदानी बंगलों की, जो हैं तो आज भी, लेकिन उन पर मालिकाना हक गांधी परिवार का ना होकर देश का है। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।